हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। यूपी टेट की नोटिफिकेशन आने के बाद बहुत सारे बच्चों के माइंड में बहुत सारे डाउट्स हैं कि भाई पेपर में कैसा मतलब कैसे क्वेश्चंस आएंगे, उसका सिलेबस क्या है, कैसे हमें तैयारी करनी है, कैसे हम इस पेपर को क्लियर कर सकते हैं, कैसे हम इस अपॉर्चुनिटी का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि ये जो छोटा सा वीडियो है ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार आप हिंदी विषय के लिए, जैसे स्पेसिफिकली मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी, ईशा अग्रवाल मेरा नाम है, तो हिंदी की तैयारी आप कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और हिंदी तो फ्रेंड्स वो स्कोरिंग पार्ट है, मोस्ट स्कोरिंग पार्ट, कि जो बहुत ही आसान है, जो आप इजीली उसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। और चलिए, मैं तो आपसे जस्ट यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप इस छोटे से वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे डाउट्स, बल्कि मैं कहती हूँ सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही स्मूथली चल पड़ेगी। तो जल्दी से सारे बच्चे एक बार तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिए, क्योंकि डेली दोपहर को 3 बजे हम आपके लिए यूपी टेट का सेशन लेकर आएंगे, जिससे आपकी और अच्छे से भी तैयारी हो सकती है। तो सबसे मेन चीज, 3 चीजें आती हैं पेपर की तैयारी में। 3 चीजें। सबसे पहले आता है करेक्ट सिलेबस। जब तक आपको सिलेबस ही नहीं पता तब तक आप तैयारी कैसे करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि अभी तक जो जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हुए हैं उसका पैटर्न क्या रहा है। ठीक है भाई, हम हमेशा यही देखते हैं ना कि जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उसमें कौन सी चीज़ कितने मार्क्स की आई है। भाई कॉम्प्रिहेंशन आएगा नहीं आएगा, सीडीपी आएगा नहीं आएगा, ठीक है ना, ग्रामर में और लिटरेचर आएगा नहीं आएगा, क्या सीन है इसका। तो पहले तो करेक्ट सिलेबस आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज ये है नॉलेज ऑफ डिफिकल्टी लेवल एंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कि कठिनाई का स्तर क्या है। बहुत सारे ऐसे पेपर होते हैं जिसमें कठिनाई का स्तर ज़्यादा नहीं रहता, जैसे सी टेट का पेपर है, उसमें व्याकरण जो है बहुत ही आसान तरीके की आती है। लेकिन यूपी टेट फ्रेंड्स, एक तो यूपी में हिंदी भाषा का सबसे ज़्यादा महत्व है, ये आप सभी जानते ही हैं, और इसीलिए जो कठिनाई का स्तर है वो कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा आता है, अपेक्षाकृत ज़्यादा आता है, जैसे सी टेट की तुलना में या DSSB की तुलना में। तो इसलिए कठिनाई का स्तर एक तो आपको देखना है। दूसरा, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो एक तो होता है बहुत ही सीधे से प्रश्न, भाई सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया, और देखिए 70% केसेस में यहाँ पर ऐसा ही होता है कि सीधे सीधे तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लेकिन सीधा प्रश्न भी आप तभी सॉल्व कर पाएंगे अगर आपको जानकारी होगी, अगर आपको विषयों की अच्छे से जानकारी हो, उन्हें सॉल्व करने की ट्रिक्स पता हो, क्योंकि आपको हिंदी में 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, टोटल 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे आपको, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब महत्व रखता है। ठीक है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि बेस्ट स्ट्रेटेजी टू एक्वायर नॉलेज एंड लर्न कंसेप्ट्स। ठीक है, अब आपने सारा सिलेबस आपने पता कर लिया, लेकिन अब तैयारी करें कैसे। बच्चों के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है, कहते हैं कि मैम जो हिंदी है ना वो हमें मतलब कि उसमें मुश्किल बहुत लगती है, वो चीज़ें समझ में नहीं आती, उसके जैसे स्पेलिंग्स पता नहीं चलते मैम। क्योंकि क्या है कि इंग्लिश हम इतने मतलब फेमिलियर हो चुके हैं उससे कि हिंदी से हमारा नाता थोड़ा टूट गया है, और ये बात आप सभी एक्सेप्ट करेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रा ध्यान से देखिए कि जो तैयारी करने की सही स्ट्रेटेजी है ना फ्रेंड्स, बच्चे सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, सीधे मुश्किल टॉपिक्स पे कूद पड़ते हैं। वो देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये है, वो स्टार्ट ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करते हैं। तो भाई अगर आप सीधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे वो चाणक्य जी ने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था कि जैसे अगर आप दाल चावल खा रहे हैं, दाल भात, तो उसमें क्या है कि जहाँ पे बिल्कुल गरम गरम है वहाँ पे आपने स्टार्ट किया, बिल्कुल बीच में से स्टार्ट किया, तो भाई हाथ तो जलेगा, मुंह तो जलेगा। अगर आप किनारे किनारे से प्रारंभ करेंगे, यानी आधारभूत जानकारी से, तो आपको स्वाद भी आएगा, चीज़ें आपको समझ में भी आएंगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यही चीज़ मैं भी आपको बताने जा रही हूँ। जल्दी से एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। अब सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर पेपर्स का पैटर्न, उसका एनालिसिस जो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ज़रा ध्यान से देखिए सारे बच्चे। यूपी टेट पेपर 2022 पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का मैं एनालिसिस करवाने जा रही हूँ फ्रेंड्स। और अगर आप ये नहीं देखेंगे तो आप पूरे सिलेबस में या पूरे तैयारी के दौरान यही पूछते रहेंगे कि मैम कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या आना है, क्या पैटर्न है। तो कृपया करके सिर्फ 5 मिनट आज इस वीडियो को दे दीजिए ध्यान से। पेपर 1 में अब जो टोटल आपको 30 मार्क्स का पेपर आता है हिंदी का, मैं हिंदी की बात कर रही हूँ, 30 में से 20 मार्क्स की केवल व्याकरण आती है। 20 या 19 मतलब वही हो गया, 19-20 का फर्क है 19-20। तो 19 या 20 यानी कि 2/3 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ व्याकरण से आएंगे। ठीक है ना। उसके बाद 3 मार्क्स या 2 मार्क्स आपके गद्यांश से आएंगे, अपठित गद्यांश, जो पैसेज होता है आपका। बच्चे लास्ट तक बस यही पूछ रहे थे मैम पैसेज आएगा या नहीं आएगा। भाई आएगा, 2 या 3 मार्क्स का आएगा, और ये भी 2-3 मार्क्स मैं तो कहती हूँ फ्री के मार्क्स हैं, क्योंकि उसका कठिनाई का स्तर ज़्यादा नहीं होता। अगर आप थोड़ा सा भी अभ्यास कर लेंगे, ये 2-3 मार्क्स आपके बिल्कुल फ्री के हैं। और ये अभ्यास हम आपको रेगुलरली करवाएंगे टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर भी और पेड क्लासेस में भी। तीसरी चीज़ आती है शिक्षा शास्त्र, जैसे कहते हैं ना वो CDP,
तो उसमें क्या होता है पैडागॉजी में फ्रेंड्स की एक या दो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, जैसे पठन का प्रकार कौन सा है, कविता शिक्षण की विधि क्या है, और उपचारात्मक शिक्षण। ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं जिसकी हम आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस करवाएंगे, इसे इग्नोर नहीं करेंगे। चाहे ये 1 या 2 मार्क्स का है, लेकिन एक एक मार्क्स से बच्चों का पेपर रह जाता है और एक एक मार्क्स से ही बच्चों का पेपर क्लियर भी हो जाता है। तो इसीलिए हम कोई भी विषय छोड़ने नहीं वाले। और अच्छा, और दूसरी चीज़ ये आती है कि भाई 1 या 2 मार्क्स के लिए तैयारी करें कितनी। ऐसा तो नहीं है ना कि 1 या 2 मार्क्स के लिए आप इतने मतलब दिन तैयारी करते रहें, नहीं। थोड़ी सी तैयारी से आपका ये पार्ट भी क्लियर हो सकता है। और आखिरी चीज़ साहित्य, 6 या 7 मार्क्स का। चलिए मैं कहती हूँ मैक्सिमम 10 मार्क्स लगा लीजिए, लेकिन वैसे तो 6 या 7 मार्क्स का आना चाहिए। अब इसमें क्या है कठिनाई का सर, क्योंकि साहित्य का सिलेबस इतना ज़्यादा है तो डर यही लगता है कि भाई इतनी ज़्यादा तैयारी करके सिर्फ 6-7 मार्क्स के क्वेश्चंस। अब उसमें क्या है कि किन किन चीज़ों को कवर करना है, चतुराई से क्लेवरली किन किन टॉपिक्स को पहले कवर करें या किन किन चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा फोकस से पढ़ें, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। उसी प्रकार अगर आप 19 का भी देख लीजिए, सिर्फ 22 का नहीं, हम 19 का भी लेकर आए हैं, तो वही देखिए पैटर्न वही है यूपी टेट वालों का। 30 में से 20 या देखिए 25 क्वेश्चन तो व्याकरण के, यानी कि ये जो व्याकरण का पार्ट है ये सबसे बड़ा गेम चेंजर है। व्याकरण अगर आपकी अच्छी होगी तो यूपी टेट में हिंदी में आपको क्लियर करना बहुत आसान हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए गद्यांश फिर वही 2-2 मार्क्स का, शिक्षण शास्त्र 1-1 मार्क्स से क्वेश्चन, और साहित्य वही 7 या 2 मार्क्स का। तो अल्टीमेटली पैटर्न यूपी टेट का वही चलता आ रहा है, इस बार भी पैटर्न वैसा ही रहने की, ठीक है ना, हम संभावना करते हैं। तो ये वाला पैटर्न सभी को पता होना चाहिए। दूसरा, अब ये जो 20 या 19 मार्क्स की व्याकरण है, सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है व्याकरण का, तो मेन चीज़ ये होती है टॉपिक्स इंपॉर्टेंट कौन से हैं, बच्चे ये पूछते हैं बार बार। तो एक बार देखिए हम उसका भी एनालिसिस लेकर आए हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। व्याकरण के प्रश्न पेपर 1 के, ठीक है, पेपर 1 स्वर व्यंजन के 2 क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ सकते हैं। संयुक्त स्वर कौन सा है, अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, क्ष का ये वर्गीकरण कैसे होता है, विकारी अविकारी यानी कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण, ये तो हर पेपर में हर स्तर पर इंपॉर्टेंट होता ही होता है, 2 क्वेश्चन आए थे। उपसर्ग प्रत्यय के 3 क्वेश्चन, संधि, समास, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची विलोम, वाच्य, वर्तनी, वर्तनी यानी कि स्पेलिंग्स जो होते हैं, वाक्य, वाक्यांश के लिए एक शब्द, और मुहावरे लोकोक्ति, ये टॉपिक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। और स्पेशली ये जितने टॉपिक्स आपको यहाँ पे सामने दिख रहे हैं ना, ये वो टॉपिक्स हैं जो करने ही करने हैं हर स्तर पर, इनको नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो ये तो हो गया पेपर 1 का। पेपर 2 में फ्रेंड डिफरेंस क्या आया कि मोस्टली वही टॉपिक्स है, जैसे कि पदबंध नहीं लिया उन्होंने, कारक ले लिया एक विषय। मेन है काव्य रस और अलंकार, ये पेपर 1 में नहीं था लेकिन पेपर 2 में है। काव्य रस, अलंकार, छोटा सा छंद का प्रश्न भी आ सकता है, काव्य गुण का प्रश्न भी आ सकता है। तो इन विषयों में कितनी गहराई में जाना है वो भी एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है, वो हम आपको गाइड करेंगे प्रॉपर्ली, ठीक है। तो ये देखिए स्वर, संधि, समास, वाक्य, कारक, क्रिया, फिर वही टॉपिक रिपीट हो के तत्सम तद्भव, पर्यायवाची विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो देखा आपने, सारे टॉपिक्स वही हैं जो बार बार रिपीट होके आ रहे हैं। अब आते हैं फाइनली सिलेबस पर। तो जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ज़रा जल्दी से ले लीजिए, क्योंकि बार बार बच्चों को बस सिलेबस का ही होता है। तो पूरे टॉपिक्स ग्रामर के जितने आपको पेपर के लिए चाहिए वो सारे आपके सामने हैं फ्रेंड्स। देखने में आपको लगेगा अरे इतने ज़्यादा टॉपिक्स हैं, ये इतने ज़्यादा टॉपिक नहीं है फ्रेंड्स, सारे टॉपिक एक दूसरे से को रिलेटेड है कि हम कैसे आसान तरीके से एक टॉपिक को समझ के दूसरे टॉपिक को समझ सकते हैं, वो टीचिंग परीक्षा आपको बताएगा। तो यहाँ पे देखिए स्वर व्यंजन, संधि, उपसर्ग प्रत्यय, कारक, समास, हिंदी भाषा के शब्द जिसमें तत्सम तद्भव पर्यायवाची आ जाते हैं वही, शब्द युग्म, वर्तनी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, ये जो पार्ट है संज्ञा सर्वनाम वाला, ये है आपका विकारी अविकारी शब्द, विकारी अविकारी शब्द। ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे। उसी प्रकार फिर हिंदी के वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, वाक्य शोधन, सेंटेंस करेक्शन, ये आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है, आपको भी आ सकता है। वाच्य छोटा सा टॉपिक है फ्रेंड्स, सिर्फ मैं कहती हूँ अगर आधा घंटा आपने पढ़ लिया तो आधे घंटे में आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसे ही बहुत सारे विषय जिन्हें आप अगर सिर्फ आधा घंटा दे देना, ये टॉपिक आपको बहुत इजीली समझ में आ सकते हैं। शॉर्टकट ट्रिक्स भी हम आपको बताएंगे। फिर मुहावरे लोकोक्ति कंपल्सरी टॉपिक, अलंकार, काव्य रस, काव्य गुण, ये छंद। अच्छा, ये मैं कहूँगी पेपर 2 जैसे उनके लिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल अगर थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन पेपर 1 वाले भी ले लेंगे बहुत अच्छा रहेगा। फिर पदबंध, उपवाक्य, शब्द शक्ति, काल, लिंग और वचन सबसे मेन, विराम चिन्ह, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये सारा आपका हिंदी का सिलेबस है, इसको ज़रा जल्दी से नोट कर लीजिए। उसके बाद आते हैं साहित्य पर। अब जहाँ पर बात आती है 6 या 7 मार्क्स की,
तो उसमें टॉपिक्स क्या हैं फ्रेंड्स, देखिए टॉपिक्स क्या हैं, भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान में ये आते हैं जैसे हिंदी भाषा है, उसका उद्भव और विकास, कि संस्कृत से लेकर हिंदी तक का सफर कैसा रहा, उसमें कैसे परिवर्तन आए, हिंदी भारत की राजभाषा कैसे बनी, वो सारे उसमें स्टेप्स आएंगे। फिर हिंदी भाषा का विकास, उसे थोड़ा और डिटेल में। उपभाषा और बोलियां, जैसे वर्तमान हिंदी है, ठीक है, तो जैसे बिहार में भोजपुरी बोली जाती है, मगही, मैथिली, हमें पता होना चाहिए। फिर आपका राजस्थान में कौन कौन सी बोली बोली जाती है, राजस्थानी, जयपुरी, सॉरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी। फिर जैसे आपका पूर्वी हिंदी, उसमें क्या क्या आती है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ये छोटी छोटी इंपॉर्टेंट जो जानकारियां हैं वो आपको मिलनी चाहिए। फिर काल विभाजन, छोटा सा टॉपिक है कि जैसे हिंदी साहित्य जो है उसे 4 भागों में बांटा गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इनका समय क्या क्या है। फिर उसके बाद जैसे महत्वपूर्ण पुस्तकें, उनका नाम। फिर ये जो 4 काल हैं, अब ये सबसे बड़ा टॉपिक है, कहने में जितना छोटा लग रहा है उतना ही बड़ा है। हालांकि ये 3 जो टॉपिक हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, बहुत ही छोटे छोटे हैं। आई गेस 1.5 घंटे में आपका ये पूरा कंप्लीट हो सकता है। लेकिन जो ये आधुनिक काल है ये सबसे बड़ा है, क्योंकि इसमें भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन उसको भी अगर आप स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ेंगे सही तरीके से तो वो भी आपको आसानी से समझ में आ सकता है। हालांकि जो रचनाएं हैं कि आदिकाल की ये रचना, भक्तिकाल की ये रचना, काफ़ी लंबी लिस्ट है, वो लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन सारी लिस्ट तो आप याद नहीं कर सकते, लेकिन प्रमुख प्रमुख रचनाएं कैसे याद करें, किस तरीके से याद करें, वो हम आपको बताएंगे। फिर जैसे कि साहित्यिक पुरस्कार, भाषा और संविधान, कि संविधान में सिर्फ 8 आर्टिकल 343 से लेकर 351, मुझे लगता है ये मुश्किल से 10 मिनट का काम है, सिर्फ 10 मिनट का काम, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे साहित्यिक पुरस्कार है कि इस रचना के लिए किसको क्या पुरस्कार मिला, ये आता है। दूसरा ये भी आता है कि आपके जैसे अखबार हैं, पत्र पत्रिकाएं, कि जैसे यूपी का पेपर है ये, तो जैसे एक पत्रिका थी तद्भव पत्रिका, ठीक है ना, जो यूपी से ही निकलती थी, तो उसके संपादक कौन है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है। तो ऐसी थोड़ी थोड़ी जानकारियां करके आपका ये पूरा साहित्य बनता है। तो ये सारा भी हम आपको स्टेप बाय स्टेप करवाएंगे। और ये तो हो गया आपका पूरा सिलेबस, ठीक है ना। तो पहला हमारा जो स्टेप था वो था कंप्लीट सिलेबस। दूसरा स्टेप ये था टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कि प्रश्नों के प्रकार कैसे आते हैं। तो मैं आपको थोड़ा उदाहरण देना चाहती हूँ। हिंदी की तैयारी में बच्चे क्या करते हैं, सीधे समास, अलंकार, संधि, बस यही 3-4 टॉपिक उनके माइंड में रहते हैं, परंतु वो कुछ कुछ मेन टॉपिक्स इग्नोर कर देते हैं जहां पर उनके मार्क्स कट सकते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा। शब्दकोश, डिक्शनरी, ये टॉपिक बच्चे इग्नोर ही कर देते हैं, जबकि यूपी टेट में आया हुआ है ये पेपर में। दूसरा चीज, ये अगर आपको करना है तो इसके लिए आपको वर्णों की जानकारी होनी चाहिए, वर्ण। और बच्चों को लगता है अरे स्वर व्यंजन बिल्कुल बेकार सा टॉपिक है, छोड़ो इसे, जबकि यहाँ पर वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डिक्शनरी क्या होती है भाई, इंग्लिश की डिक्शनरी सबको यूज़ करनी आती है, वैसे हिंदी की डिक्शनरी यूज़ करनी है। लेकिन अब जैसे है क्लीव, कृषक, क्रम, कृषाणु, सारे ही क से हैं, तो अब प्रेफरेंस किसे देनी है, पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा, उसके लिए आपको वर्ण विच्छेद पता होना चाहिए कि शब्द जो है वो बनता कैसे है हिंदी का। जैसे कि क्लीव है, आधा क प्लस ल के साथ बड़ी की मात्रा प्लस व के साथ अ का स्वर। अगर आपको ये वर्ण विच्छेद नहीं पता तो फिर आप ये वाला क्वेश्चन कभी सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। और मैं कहती हूँ ये क्या, ना आप वर्त नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ना ही आप संधि विच्छेद, ना उपसर्ग प्रत्यय, वो कोई सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे आधारभूत जो जानकारी है वहां से शुरू करना है। सीधे गर्म चावल के बीच में हाथ नहीं डालना है, तो मुंह तो जलेगा, हाथ भी जलेगा। फिर अब एक तो ऐसा क्वेश्चन है, उसके बाद जैसे क्वेश्चन है निरामिष किसे कहते हैं। अब इसे आप पर्यायवाची में ले सकते हैं या वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द वाले विषय को बच्चे अक्सर इग्नोर कर देते हैं, उन्हें लगता है कि भाई वो तो कोई भी आ सकता है, पर्यायवाची कर लो, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लो ना। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 30 में से 2 से 3 क्वेश्चन आपको पर्यायवाची या वाक्यांश के ही आने वाले हैं, तो ये हम बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे। आपकी हिंदी की वोकैबुलरी हम धीरे धीरे करके इंप्रूव करवा देंगे। तो जैसे निरामिष, ये वो होता है मांस रहित भोजन, जो मांस नहीं खाता, ठीक है ना, वेजिटेरियन। और उसी प्रकार जैसे मुहावरे लोकोक्ति, मतलब ये तो मान के चलिए ना एक क्वेश्चन मुहावरे का आना ही आना है, और उसके लिए भी जैसे उसकी सूची जो है वो अनलिमिटेड है, असीमित, वो कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा अभ्यास से हम मुहावरे लोकोक्ति काफ़ी हद तक पहचान सकते हैं। जैसे कि रास्ता नापना यानी आकलन करना, आकलन करना यानी किसी को ये जांचना, असेसमेंट करना, लेकिन ऐसा नहीं, रास्ता नापने का मतलब होता है चले जाना, तो यही आपका गलत था। लेकिन रग रग जाना कि मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ,
और जानते हैं ये चीज़ आप याद कैसे कर सकते हैं? ये सारे मुहावरे हम सारा दिन मूवीज़ में, टीवी में, सीरियल्स में, न्यूज़ में सुनते हैं, और उन्हीं चीज़ों को अपनी जीवन में अप्लाई कीजिए। हम क्या करते हैं कि बस न्यूज़ देखी, उसे इग्नोर कर दिया। आप ये देखिए कि अगर आप न्यूज़ देख रहे हैं, कोई लेक्चर सुन रहे हैं, किसी और का भी सुन रहे हैं, तो हर जगह मुहावरे यूज़ होते हैं आपकी डेली लाइफ में। जैसे भाई आपकी मम्मी कहती है, अरे मेरा सर मत खाओ, सर खाना ये भी तो मुहावरा है कि परेशान मत करो। तो वही हम आपको सिखाएंगे इजी वे में। रग रग जाना यानी अच्छी तरह से परिचित होना, लोहा लेना यानी सामना करना, बिल्कुल, और शैतान के कान काटना यानी बहुत चतुर होना। तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन सही था। तो ये सारे विषय आपको व्याकरण में ऐसे आते हैं। फिर आते हैं साहित्य की बात पर, और इसलिए ये वाले सारे प्रश्न आपको बताना जरूरी है जिससे आपको आइडिया लग सके तैयारी का। साहित्य के कुछ प्रश्न देखिए। अब साहित्य के प्रश्न अगर थोड़े आसान आए तो किस लेवल के आते हैं? तुलसीदास के रचनाकार कौन है? अभी लगता है तुलसीदास ये तो रचनाकार है स्वयं, नहीं, तुलसीदास एक रचना है जिसके रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जबकि अगर किसी बच्चे ने थोड़ी भी तैयारी किया उसको ये आंसर पता होगा, तो आप यहाँ पे असेसमेंट कर सकते हैं कि आपको साहित्य की कितनी जानकारी है। उसके बाद अगला देखिए, जैसे है आपका प्रश्न, ये 4 रचनाएं दी गई हैं और 4 रचनाकार दिए गए हैं, आपको मैच द फॉलोइंग करना है। अब देखिए, सत्यार्थ प्रकाश शायद से 80% स्टूडेंट्स को ना पता हो, कोई बात नहीं फ्रेंड्स, आपके पास ऑप्शन है, उनका पूरा पूरा लाभ उठाइए। अब जैसे रामचरितमानस सबको पता है तुलसीदास जी की रचना है, नहीं सबको तो नहीं, उनको पता होगा जिन्होंने थोड़ी भी तैयारी की होगी। फिर सूरसागर सूरदास की रचना है, बिल्कुल। अब जब पता चल गया सेकंड का डी है, ठीक है ना, सेकंड का डी है, अगर एक भी रचना पता है तो मुझे लगता है बाकी ऑप्शन तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। तो चतुराई से काम लेना है। हार्ड वर्क तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कभी बेकार नहीं जाता, लेकिन स्मार्ट वर्क भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ट्रिक्स हम आपको सिखाएंगे। तो जैसे यहाँ पे सिर्फ एक रचना पता होने से आपका आंसर आ गया ए ऑप्शन, आपको आगे देखना ही नहीं पड़ा, कोई टेंशन की बात ही नहीं। बट स्टिल एक बार थोड़ा कंफर्म कर सकते हैं, जैसे थर्ड का बी है, ठीक है ना। फिर सत्यार्थ प्रकाश जो है आपकी दयानंद सरस्वती जी की रचना, और भक्तमाल है, भक्तमाल के रचनाकार है नाभा दास जी। तो ये आपका सही उत्तर था। लेकिन ये आसान कैटेगरी के क्वेश्चन है, अभी मैं सरल प्रश्न बता रही हूँ। अब जैसे ये है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, किसका वाक्य है? ये थोड़े एवरेज स्तर के क्वेश्चन है, जो कि आसान भी नहीं और इतने मुश्किल भी नहीं है, थोड़े फेमस कोट्स हैं। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये रैदास यानी रविदास जी उनका कथन है। उसी प्रकार जैसे हिंदी भाषा की बोलियां कितनी है, ये संविधान से संबंधित है। मैंने बताया ना अभी सिलेबस में हिंदी भाषा और संविधान, बोलियां कितनी है? 18 वैसे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा बोलियां। उसी प्रकार जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ? अब देखिए, अब क्या होता है कि जैसे हम तैयारी कर रहे होते हैं, तुलसीदास जी उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं वो सारी हम देख लेते हैं, उनकी रचनाओं की भाषा कितनी है, रचनाओं में स्टोरी क्या क्या है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ते हैं। लेकिन उनका निधन कहाँ पर हुआ, इस चीज़ को हम मतलब ध्यान से देखते ही नहीं है। लेकिन प्रश्न पूछा गया है तो वो था 80 घाट पर उनका निधन हुआ था। तो ऐसे थोड़े क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके बाद अब आते हैं थोड़े कठिन स्तर के प्रश्नों पर, जहां पर आकर हम फंस जाते हैं, और ऐसे भी प्रश्न आएंगे। तो जैसे प्रश्न क्या है, श्याम गौर किमी कहों बखानी, गिरा अनयन नयन बिनुबानी। अब ये पंक्तियां किसकी हैं? अब भाई कितनी रचनाओं में कितना विस्तार में जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर थोड़ा कठिनाई का स्तर बढ़ता है। तो वैसे ये जो पंक्तियां हैं ये आपकी तुलसीदास जी की हैं, बट ये कठिनाई वाला स्तर है, ज्यादा कठिन प्रश्न जो आते हैं। उसी प्रकार अब जैसे ये रचना है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाओं का सही अनुक्रम। तो यहाँ पर एक्चुअली मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि प्रश्न जो है वो आदिकाल से, भक्ति काल से, आधुनिक काल से, कहीं से भी आ सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कि सिर्फ आधुनिक काल से आएंगे। अब जैसे ये आधुनिक काल की रचनाएं हैं हरिवंश राय बच्चन जी की। अब रचनाएं तो हम याद कर लेते हैं कि भाई कौन कौन सी रचना किसकी है, लेकिन प्रकाशन वर्ष याद करने में नानी याद आ जाती है लिटरली। और लेकिन अब हर रचना का प्रकाशन वर्ष याद करेंगे तो हम अपने ऊपर बोझ ले लेते हैं। तो ये होता है कि हाँ चलो किसी ट्रिक से प्रकाशन वर्ष चाहे याद ना हो लेकिन सीरीज याद हो। यहाँ पर भी अगर आपको प्रॉपर वर्षों का मतलब वर्षों की संख्या ना पता हो कि जैसे 1961 या 1932 वैसा ना भी पता हो, सिर्फ सीरीज पता हो तो भी काम चल जाएगा। तो उसको भी हम आपको शॉर्टकट में जैसे वो लाइन्स ही बनाते हैं कि अमूरा गिरे प्रभा ऐसे करके कुछ, ठीक है ना। तो वो ट्रिक्स हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आपका जैसे सही उत्तर था सेकेंड ऑप्शन कि सबसे पहले मधुशाला, ठीक है ना 1935, फिर मधुबाला 1936 और पूरा सीरीज में 35, 36, 37, 38। तो शाला बाला कलश निमंत्रण, शाला बाला कलश निमंत्रण ऐसे करके याद कर लीजिए, शाला बाला कलश निमंत्रण। तो ये आपकी 4 रचनाएं याद हो गई सीरीज में,
ठीक है। तो वर्ष भी कह रहे बहुत इंटरेस्टिंग है, 35, 36, 37, 38। तो ये था फ्रेंड्स आपका प्रश्नों का स्तर। और आखिरी जो हमारा स्टेप था तीसरा, कि अब तैयारी करने की सही स्ट्रेटेजी क्या है। स्ट्रेटेजी फ्रेंड्स आप सभी इतने मैच्योर हैं, ठीक है ना, आप सभी एस्पिरेंट्स अच्छे से तैयारी कर ही रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपको देखनी है, आधारभूत जानकारी से प्रारंभ करें। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है। जब तक आपको स्वर व्यंजनों की प्रॉपर जानकारी नहीं होगी, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। स्वर व्यंजन, संज्ञा विशेषण, वर्तनी, बहुत सारी चीजें जो आप क्लियरली नहीं समझ पाएंगे, तो जीरो से स्टार्ट करनी है तैयारी। ओके। दूसरी चीज, अभ्यास से ही महत्वपूर्ण ट्रिक्स समझ आएंगी। क्या होता है कि जैसे ट्रिक्स हैं, अगर आप टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अभी कर लीजिए, क्योंकि वहां पर जाकर अगर आप यूट्यूब शॉर्ट्स देखेंगे तो वहां पर मैंने आपको बताया हुआ है कि कैसे ट्रिक्स जो हैं वो फेल हो जाती हैं। कि जैसे अगर हम स्पेसिफिक ट्रिक को यूज करें कि बस ये ट्रिक आएगी तो ये आंसर है, बहुत बार गलत होता है जब तक आपको अभ्यास के द्वारा आधारभूत जानकारी नहीं है। और इसीलिए मैंने कहा स्मार्ट वर्क तभी काम आता है अगर आपने हार्ड वर्क किया हो। ट्रिक्स भी वही इंसान लगा सकता है जिसे नॉलेज हो कंसेप्ट्स की। और आखिरी चीज, हर प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास, हर स्थिति के लिए तत्परता। ऐसा नहीं है कि हम आपको बस एक ही प्रकार के प्रश्न करवाएंगे, वो तो आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा। हम आपको हर प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास करवाएंगे। सबसे पहले सरल प्रश्न, जिससे कि भाई क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ का लेवल बहुत बिलो होता है, कुछ का एवरेज होता है, कुछ बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ डिफिकल्टी या सिर्फ इजी क्वेश्चन करवाएंगे, हर प्रकार के प्रश्न करवाएंगे कि अगर पेपर इजी आता है वो भी आप क्लियर कर जाएं, अगर पेपर मिडल में आता है वो भी क्लियर कर जाएं, और अगर पेपर बहुत डिफिकल्ट आता है उसको भी आप सफलतापूर्वक क्लियर करें। अल्टीमेटली यूपी टेट 2026 क्लियर करवाना टीचिंग परीक्षा का सबसे प्रमुख उद्देश्य है अपने प्यारे एस्पिरेंट्स के लिए। तो जल्दी से अगर आपको ये स्ट्रेटेजी पसंद आए, ठीक है ना, अगर आप इससे प्रभावित हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। और इसके लिए फ्रेंड टीचिंग परीक्षा ने सबसे बड़ा जो इनिशिएटिव लिया है, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपके लिए फायदा ही फायदा है, जैसे कहते हैं ना आम के आम गुठलियों के दाम, फायदा ही फायदा, 10,000 ठीक है ना एमसीक्यूज बूस्टर, 10,000 एमसीक्यूज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें कि हर प्रकार के हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन भी, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी और बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज हैं, ऐसे नहीं उठा के रैंडमली कुछ भी एमसीक्यूज दे दिए, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज हैं। और ये सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने से देखिए, एक तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी इतने सारे क्वेश्चन करने से, फिर आपकी जो स्पीड है वो इंप्रूव होगी। पेपर में नॉलेज तो सभी लेकर आते हैं, ठीक है ना भाई, पढ़ के मैं भी जा रही हूँ, पढ़ के मेरा कॉम्पिटिटर भी जा रहा है, सारे बच्चे पढ़ के आ रहे हैं। तो पेपर में क्वालिफाई कौन करता है? जिसकी स्पीड जो होती है वो मैटर करती है, बहुत बहुत मैटर करती है। फिर आपको वीक एरियाज पता चलेंगे कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, किन विषयों में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज आपको देंगे, तो एटलीस्ट आप उन टॉपिक्स में ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, आप हमसे क्वेरीज पूछ सकते हैं, हम आपको डाउट सेशंस बहुत सारे प्रोवाइड करेंगे, मॉक टेस्ट पेपर बहुत सारे प्रोवाइड करेंगे, और रिवीजन और प्रैक्टिस साथ साथ आपकी हो जाएगी। और यही नहीं, ये 10,000 एमसीक्यूज लेने से, ठीक है ना, आपको ये जो 50,000 प्रश्नों का क्वेश्चन बैंक है ये मुफ्त में मिलेगा फ्रेंड्स। 50,000 प्रश्नों का क्वेश्चन बैंक, अब इससे ज़्यादा और आप कितने प्रैक्टिस करेंगे, थ्योरी भी तो करनी है ना। और ये फ्रेंड्स, ये जो आपके लिए ऑफर है, ये सिर्फ और सिर्फ 299 का, कुछ भी नहीं होता फ्रेंड्स। अगर सिर्फ 299 पे करने से यूपी टेट आपका पेपर क्लियर हो जाता है, तो ये बहुत ही कहते हैं ना, बहुत ही ज़रा सी कीमत है, चुटकी बराबर कीमत है। और साथ ही साथ ये जो रेट है फ्रेंड्स, ये हमेशा के लिए नहीं रहने वाला, ये सिर्फ अर्ली बर्ड्स के लिए है। जल्दी कीजिए, सिर्फ कुछ ही समय के लिए ऑफर है, अगर आप ये ऑफर अवेल कर लेते हैं तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। और हाँ, एक और चीज़, अगर किसी बच्चे ने हमारा कोर्स ऑलरेडी ले लिया है तो उनको ये वाला जो 10,000 वाला कोर्स है वो बिल्कुल फ्री में मिलेगा, ठीक है, तो ये भी आपके लिए फ़ायदा है। तो चलिए फिर, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, और टीचिंग परीक्षा तो हमेशा आपके साथ है ही है। तो कहीं पर भी आपको डाउट हो, नीचे आपको फ़ोन नंबर दिए गए हैं, लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में कोर्स की आपको डिटेल्स दी गई हैं, कोर्स के लिंक्स दिए गए हैं। अगर आपको कोर्स लेना हो तो क्लिक कीजिए वहाँ पर, ठीक है ना, और फॉर्म को फिल करिए, आप इजीली कोर्स ले सकते हैं। तो टीचिंग परीक्षा की तरफ से आप सभी एस्पिरेंट्स को ऑल द वेरी बेस्ट।